आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा तुर्की की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की और मिडिल ईस्ट की। मैं ये तीन मुल्कों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान। दरअसल एक मुद्दत से ये बात चल रही थी कि एक मुस्लिम नाटो बनाई जाएगी। हालांकि इसमें बहुत सारे ममालिक को शामिल करने की बात थी, लेकिन अभी जो ताजा रिपोर्ट है वो ये कि इसमें तीन मुल्कों ने अभी दस्तखत किए हैं, और इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। क्या इसका मकसद है? मकसद जो बताया जा रहा है वो यही कि ये दिफाई निजाम कायम करेंगे, एक डिफेंसिव जो है वो ताकत बनने की बात है, और इसके तहत ये किया गया है। तुर्की जाहिर सी बात है कि कमजोर नहीं है, लेकिन सऊदी अरब की बात करें तो जाहिर है कि सऊदी अरब के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। अगर फौजी देखें, पाकिस्तान और अमेरिका, वो भी काफी इनका जो है डिफेंस करता है। अब ये जो तीन मुल्क हैं, तो इसका क्या निचोड़ निकलेगा? क्या वाकई? और फिर 57 मुल्कों की एक तंजीम ओआईसी, मैं कुछ बुनियादी बात करना चाहता हूं और बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। आप देखिए कि 57 मुल्कों की एक तंजीम ओआईसी, इस दौरान जब 3 साल से गाजा में जो कुछ हो रहा है, इसमें ओआईसी का क्या रोल रहा? क्या कोई ऐसा रोल नजर आया, ऐसा किरदार नजर आया जिसमें ये आप कहें कि वाकई इसने हक अदा किया? बल्कि खामोशी लगातार। अब 57 मुल्कों की ये तंजीम बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकी। अब जब अभी यमन से और सऊदी अरब से टकराव है, तो फिर सऊदी अरब आगे आया, और ओआईसी का सदर भी सऊदी अरब। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सऊदी अरब ने क्या कहा कि हम 14 मुल्कों का एक संगठन बनाएंगे, एक तंजीम कायम करेंगे। लिस्ट भी जारी कर दी। अच्छा, बना लीजिए 14 मुल्कों की तंजीम आप, फिर क्या होगा? कुछ नहीं। 14 मुल्कों की तंजीम बनेगी, बात खत्म हो गई। अब ये तीन मुल्कों की मुस्लिम नाटो, पहले इसमें कहा जा रहा था कि तकरीबन 12 मुल्क शामिल होंगे, और वो सब एक दूसरे से मिल करके, और उसमें जिसमें मिस्र भी शामिल किया जा रहा था, जॉर्डन भी, कुवैत भी, बहरीन भी, सारे ममालिक उसमें शामिल किए जाने थे जो मुस्लिम नाटो। अब पहला सवाल यही है, तीन मुल्क क्यों, बाकी मुल्क क्यों नहीं? क्या ये मजाक नहीं है? दूसरा सवाल ये कि तुर्की, जो ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के नाटो में शामिल है, उसका मेंबर है, तो क्या उसमें वो मेंबर रहेगा? वो भी मेंबर रहेगा और यहां पर भी एक मुस्लिम नाटो। क्या मतलब हुआ इसका? क्या करना चाहते हैं ये? तीसरा बहुत सवाल कि ये जब बन जाएगा तो इससे क्या होगा? क्या जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस यहां पे मौजूद हैं, क्या वो हटाने पे ये जोर देंगे कि भाई अब तो ताकत बन गए अपनी, अब हटाइए यहां से? क्या जरूरत है अमेरिका बेसिस की? क्या ये इस मुहिम में शामिल होंगे जैसा कि ईरान कह रहा है? हाँ? चौथा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ये मुस्लिम नाटो बना करके इजराइल को आंख दिखा पाएंगे? क्या वो ये कहने की हिम्मत कर पाएंगे कि आखिर बेगुनाहों का कत्ल कब तक होता रहेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और खास तौर से मैं तुर्की से अभी 4 दिन पहले, जब लगातार कत्लेआम हो रहा है गाजा में आज भी, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं, मतलब 10 मार दिए जाए, 15 मार दिए जाए, अभी 112 लाशें एक घर से निकली। आप सोचिए जरा, उस पूरे फ्लैट से, जिसमें 40 सिर्फ मासूम बच्चे थे। लेकिन क्या कोई एक लफ्ज ताजियत का भी आपने सुना? नहीं सुना होगा, खबर भी ना सुनी होगी। 112 लोग, मतलब एक साथ जनाजे। दुनिया का वाहिद ऐसा ये खित्ता बन गया जहां से एक दिन में 40 बच्चों की और कुल 112 जनाजे उठे।
लेकिन क्या किसी की रूह कांपी? क्या किसी के रोंगटे खड़े हुए? मेरा ख्याल से नहीं। हमास ने 4 दिन पहले कहा कि साहब जो मीडिएटर थे हमारे, जिन्होंने जंग मंदी कराई थी, सीज फायर कराया था, उसमें कौन शामिल था? उसमें सऊदी शामिल था, उसमें मिस्र शामिल था, उसमें तुर्की शामिल था और कतर शामिल था। ये 4 मुल्क जब जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हो रही, लगातार मैं आपको बता रहा हूं, जंग बंदी के बावजूद अब तक तकरीबन 3,500-4 हजार गजा के लोग मार दिए गए। तो ये क्यों नहीं बोले? क्यों इन्होंने इजराइल से नहीं कहा कि ये जंग बंदी के खिलाफ वर्जी है? और बोलने से क्या होगा? हमारा तो कह रहा है एक्शन लीजिए, कोई अमली इकदाम कीजिए इनके साथ। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि अंदर खाने तिजारत भी करते रहे। एक्सपोज किया तुर्की के एक मेंबर पार्लियामेंट ने खड़े होकर के पार्लियामेंट के अंदर कि तुम झूठ बोलते हो, ये कहते हुए कि इजराइल आतंकवादी है। झूठ इसलिए बोलते हो कि जब आतंकवादी वो है तो तुम उनके साथ तिजारत क्यों करते हो? मिस्र को आप देखिए, मिस्र भी खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ तिजारत कर रहा है। आप उठा करके देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं न्यूज आपको मिल जाएगी। क्या ये तिजारत भी नहीं छोड़ सकते? मैं नहीं कहता कि आप सब मिल करके हमला कर दो कहीं पे, नहीं, मैं इसके हक में कभी नहीं रहा, मैं कभी ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन क्या ये लोग तिजारत भी अपनी नहीं छोड़ सकते? क्या इतना कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि अगर तुम जुल्म बंद नहीं करोगे तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, सारे रिश्ते हटाते हैं? लेकिन इतना भी नहीं कह पा रहे। अब आप बताइए, जब इतना भी आप नहीं कर पा रहे हो, आप कह रहे हो साहब हम एक डिफेंसिव ताकत बनेंगे, करेंगे क्या आप? उस ताकत का इस्तेमाल कहां करेंगे? किसके खिलाफ करेंगे? क्या आप में हिम्मत है कि अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सके? क्या आपके अंदर हिम्मत है कि इजराइल को 2 बात कह सके, कंकरी फेंक सके उनकी तरफ? क्या आपके अंदर हिम्मत है कि यूरोपीय यूनियन को आप आंख दिखा सके? तो फिर किस लिए ताकत? क्या करेंगे इसका? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वाकई इसमें संजीदगी है, तो जैसा कि एक्सपर्ट माहिरीन का कहना है कि सब साथ सर जोड़ करके बैठे और सबसे पहले जो अमेरिकी बेसेस हैं वो हटाए जाएं। अब आप देखिए, ये सही है, आप इधर कुछ भी बनाते रहिए, लेकिन ईरान ने जो काम किया, स्टेट ऑफ हुर्मुज पे पूरा कब्जा हो गया ओमान के साथ, पूरा। और यही नहीं, बल्कि अब बाबुल मंदब पे भी, रेड सी पर भी कब्जा हो गया ईरान का। कैसे? जो अंसारुल्लाह हौती है वो प्रॉक्सी है ईरान की, वो ईरान के कहने पे ही एक्ट करती है। और इस वक्त पूरा बाबुल मंदब बंद है, कोई नहीं गुजर सकता बगैर अंसारुल्लाह हौती की इजाजत के, बंद कर दिया। अब आप बताइए, 2 बड़े इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ हुर्मुज और स्टेट ऑफ बाबुल मंदब, ये 2, और दोनों कंट्रोल में ईरान। अब दोनों जगह से टैक्स वसूला जाएगा, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और अमेरिका हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आज ही की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है कि 80% जो इनका यह डिफेंस सिस्टम था अमेरिका का, वो खत्म हो गया ईरान से जंग करने में। 80%, आप सोचिए जरा। और अभी 3 दिन पहले एक अमेरिकी जनरल ने इजराइल से बहुत क्लियर कह दिया कि हम तुम्हारी अब मदद नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हारी मदद नहीं कर दिया। लेकिन ईरान, अभी 4 दिन पहले एक बयान आया सैयद अब्बास इराक्ची का कि हम पहले से ज्यादा ताकतवर हुए। 3 दिन पहले खबर आई कि चीन ने बड़े पैमाने पे कार्गो से जो मटेरियल है वो सब भेजा है। हर रोज मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रहा है ईरान के अंदर। ईरान पे जितने हमले हुए वो सब, 80,000 घर तबाह हुए ईरान में, और 60,000 घर अब तक मरम्मत होकर के
وہ تیار ہو گئے, اسٹیشن تباہ کیا وہ تیار ہو گیا, برجز تباہ کیے وہ تیار ہو گیا, اتنی تیزی سے. لیکن اسرائیل میں 12 جون 2025 کو جو 30 سے 35 ہزار گھر گرے تھے ایران کے حملے میں, آج تک ان کی اثر نو تعمیر نہیں ہو سکی. جا کر کے پتہ لگائیے. جو امریکی بیسز 35 امریکی بیسز تباہ کیے تھے ایران نے ابھی 40 روزہ جنگ میں, آج تک ان کی مرمت کا کام نہیں شروع ہوا, بلکہ امریکہ نے کہا کہ 90 بیسز ہم ہٹانے والے ہیں. اور آج کی تاریخ میں بحرین سے بیس خالی ہو رہا ہے, عراق سے خالی ہو رہا ہے, کویت سے خالی ہو رہا ہے, قطر سے بھی تقریباً سمجھ لیجئے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ پوری صورتحال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاقتور بنو, یہ اچھی بات ہے. ابھی سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اور ایران کے وزیر خارجہ انہوں نے بات چیت کی آپس. یہ ٹھیک ہے, بات چیت ہونی چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, اور ایک نظام قائم ہو اور اس کے تحت کام ہو, ایسا ایکسپرٹ مانتے ہیں. اور یہ کتنا کریں گے مجھے نہیں پتا, لیکن فی الحال جو ہے یہی صورتحال ہے کہ یہ جو مسلم ناٹو کی چرچا ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ذہن بھٹکانے, یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ بھاری غصہ ترکیے کے خلاف ہے, بھاری غصہ عوام میں سعودی کے خلاف ہے, اور پاکستان کی تو کوئی دیکھو ویلو ہے نہیں. پاکستان کی ہم کیا بات کریں, پاکستان کا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ چین کے ساتھ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہے, یا کس کے ساتھ ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, یا اسرائیل کے ساتھ ہے. تو اب ان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈیفنس سسٹم بنائیں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں بے وجہ ہے اور صرف ایک خوف ہے ان کو, یہ کچھ نیا کر کے دکھانے کی کوشش میں ہے, جبکہ سب جان چکے ہیں کہ یہ ڈرپوک ہیں, یہ کاغذی شیر ہیں, اور ان کے اندر شہادت کا, قربانی کا کوئی جذبہ نہیں ہے. یہ صرف اپنے تخت کو بچانا چاہتے ہیں, اپنی کرسی کو بچانا چاہتے ہیں, حالانکہ یہ بچنے والی نہیں ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیں MMC نیوز انڈیا. بہت بہت شکریہ.